सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। क्या एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनको भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बिकॉज ये सारे वीडियोस वन लाइनर की फॉर्म में हैं एंड द फैक्चुअल कंटेंट इज़ रिटन हेयर। और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए मैं ये वीडियोस बना ही रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर फोकस करेंगे। फिर जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, वी नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ये जो पहला वीडियो था उसमें भी हमने बात करी थी कि पार्टली रिजिड कैसे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन हमको करना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं पार्टली फ्लेक्सिबल कैसे है, तो हमें ये भी पता है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको सिंपल मेजोरिटी से यानी कि सामान्य बहुमत से हम क्या करा सकते हैं, पारित करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी जो होती है और जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी एक बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स गेट अथॉरिटी फ्रॉम। अब भारत में किसी भी सरकार को जो अथॉरिटी मिलती है किससे मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, बहुत सरल है। फिर विच इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का फीचर नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि भारत में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ही नहीं, और क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में एमपीज चुने जाते हैं, और वो जो एमपीज होते हैं वही लोग क्या करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी पार्टी जिसको वोट मिलते हैं उसके एमपीज ये मिलके तय करते हैं कि हम में से कौन पीएम बनेगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल होती है कंपेयर टू दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें प्रेसिडेंट पावरफुल है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक बात है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, तो ये एक वो सरकार है जो संविधान के तहत सीमित हो रही है, यानी कि संविधान क्या कर रहा है, सरकार की शक्तियों को थोड़ा सा कम कर दे रहा है। तो संविधान कैसे सरकार की शक्तियों को कम कर रहा है, ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे है, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, स्टेट शैल नॉट डू दिस, राज्य को यह नहीं करना चाहिए, राज्य को वह नहीं करना चाहिए। तो राज्य जब कुछ काम नहीं करेगा तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसको इम्पावर कर रहे हैं, पब्लिक को। सो पब्लिक इज गेटिंग इम्पावर्ड बाई वॉट, कि स्टेट शैल नॉट डू दिस। सो हो क्या रहा है, राज्य की जो शक्ति है, स्टेट यानी गवर्नमेंट की जो शक्ति है उसको लिमिट किया गया, और किनको, सिटीजन्स को इम्पावर किया गया। ठीक है, फिर आता है द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं, 12 हैं। सिंपल है। फिर विच वन ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। पहला ही शेड्यूल होगा, तो हमारा जब संविधान बनेगा उसकी पहली अनुसूची में क्या किया जाएगा, पहली अनुसूची में ही राज्यों के नाम सूचीबद्ध कर दिए जाएंगे कि ये भारत है और भारत में ये राज्य हैं। ठीक है, और उन राज्यों का जो क्षेत्र है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स ओथ आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो थर्ड शेड्यूल है वो किस बारे में है, ये भी याद करने में कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो ओथ को हिंदी में कहते हैं शपथ, शपथ, शपथ। तो इसमें 3 ही क्या हैं, लेटर्स हैं, और थर्ड शेड्यूल में भी 3 ही लेटर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो थर्ड शेड्यूल में जो शपथ है वो किन किन की है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का स्वरूप है, यानी कि फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है उसमें जो व्यक्ति मिनिस्टर बनेगा वह अपने ऑफिस की क्या लेगा, शपथ लेगा। उसकी शपथ का क्या फॉर्म होगा, जैसे कि जो वो शपथ लेता है तो एक चीज ये भी होती है कि उसको गोपनीयता का ख्याल रखना होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी।
तो हर किसी की शपथ का भारत में एक फॉर्म यानी कि एक प्रारूप होता है कि यह व्यक्ति जब चुना जाएगा तब ये कैसी शपथ लेगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं फॉर्म ऑफ ओथ। तो भाई मिनिस्टर्स जो हैं जब वो अपने ऑफिस में जाएंगे तो उनका फॉर्म ऑफ ओथ क्या होगा, यह किसमें निर्दिष्ट है, ये किसमें दिया हुआ है, थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। फिर है फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि जो एमपी है वह कैसी शपथ लेगा ये भी लिखी हुई है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि किन किन की शपथ जो है आपको थर्ड शेड्यूल में देखने को मिल जाएगी, वो सारे आपको खुद से पढ़ने हैं। ये क्योंकि हमने पीवाई क्यूज से उठाया है और पीवाई क्यूज में इन्हीं दो पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो आपको बिल्कुल याद कर ही लेने हैं। ठीक है, सो द थिंग इज यह लिस्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, यह सूची संपूर्ण नहीं। ठीक है, तो थर्ड शेड्यूल में जितनी ओथ हैं उनको आप क्या करो, विजिट कर लो, लिखा भी है यहाँ पे। फिर फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटों का आवंटन होगा, यह किसमें लिखा है, चौथी अनुसूची में लिखा है भारत के संविधान की। ठीक है, फिर बात आती है पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो भाई जब हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं और सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो ये किस बारे में है ये आपको पता होना ही चाहिए। सिक्स्थ शेड्यूल जो होता है उसको हम कहते हैं ट्राइबल एरिया, और जो फिफ्थ शेड्यूल होता है उसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो जो ट्राइबल एरिया होते हैं सिक्स शेड्यूल के तहत, ये चार ही राज्यों में हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के इन चार राज्यों को के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को हमने ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से फिफ्थ शेड्यूल क्या है, उसमें कुछ एरिया गुजरात का भी आता है, कुछ एरिया आंध्र प्रदेश का भी आएगा, एमपी का भी आएगा, ओडिशा का भी आएगा, झारखंड का भी आएगा, और भी कई सारे राज्यों के कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वो फिफ्थ शेड्यूल में आ जाएंगे। अब इससे होता क्या है, किसी पर्टिकुलर रीजन को जब हम पांचवी अनुसूची में डाल देते हैं तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, उसमें से जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं, दो जो एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, वो हम दे रहे हैं कि भाई आदिवासी लोगों की भूमि को गैर आदिवासी लोगों को हस्तांतरित करने से रोका जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये एक बहुत क्या हो गई, खास बात हो गई कि किस तरीके से जो बाहरी लोग हैं, जो लोग आदिवासियों को बहला फुसला के उनसे ज़मीन हड़प लेते हैं, उनकी उस चीज़ पे रोक लगाने की कोशिश की गई है। इट इज़ जस्ट वन थिंग विच इज़ पार्शियल एंड वाज बेस्ट अमंग द ऑप्शंस। ठीक है, जो ऑप्शंस थे उनमें से यही चीज़ जो है वो बेस्ट थी, इसलिए इसको चूज़ किया गया है, हमने चूज़ किया है। फिर अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। फिफ्थ शेड्यूल सिंपल है, ये हमने ऊपर भी देखा है कि पांचवी अनुसूची में यदि हम डाल देते हैं किसी चीज़ को, मतलब पांचवी अनुसूची में कोई चीज़ आ जाती है तो उसके माध्यम से जो आदिवासियों की भूमि है उसका जो हस्तांतरण हो सकता है प्राइवेट पार्टीज को, किसके लिए, माइनिंग के लिए, खनन के लिए, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन सेवरल स्टेट्स। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी शेड्यूल्ड एरियाज लिखा होगा वो फिफ्थ शेड्यूल से संबंधित होगा, और जहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल होगा वो ट्राइबल एरिया से संबंधित होगा। ठीक है, फिर द प्रोविजन ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके हितों को ख्याल में रखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों को ख्याल में रखने के लिए ही पांचवी व छठी अनुसूची को बनाया गया। फिर प्रोविजंस ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू, मैंने कहा था आपसे AMTM होता है ये। ठीक है, फिर है द प्रोविजंस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये हमने पहले भी बात करी थी। फिर रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट लाइज इन विच शेड्यूल, यानी कि केंद्र और राज्यों के संबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं, सातवीं अनुसूची में दिए गए हैं। इसी में हमको कौन सी लिस्ट देखने को मिल जाती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट, जिसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, फिर विच ऑफ द लैंग्वेजेस
नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई 8th शेड्यूल में बहुत सारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं जिनको मेंशन किया गया है, ठीक है, जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है एक तरीके से, लेकिन उसमें अंग्रेजी नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की, इसका उद्देश्य स्पेसिफिकली किन भाषाओं के लिए है, मेनली इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, भारतीय भाषाओं के लिए है। और इंग्लिश जो है यह इंडिया की, भारत की नेटिव लैंग्वेज नहीं है। फिर जो ये केस है, कोहेलो केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 9th शेड्यूल। इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं डिटेल में। तो जब हम बात करते हैं ना इस केस की, तो इस केस का पूरा नाम है IR कोहेलो केस, IR कोहेलो केस। तो इसको, ये केस जो है 9th शेड्यूल से संबंधित है। कब हुआ था IR कोहेलो? 2008 में, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। तो देखो भाई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? फंडामेंटल राइट था, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट होगा, उस टाइम पे नेहरू जी क्या लेके आना चाह रहे हैं? लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म्स जब लाए जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा? लैंड सीलिंग्स भी लगाई जाएंगी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति इससे ज़्यादा भूमि नहीं रख सकता, और यदि रखेगा तो उसकी लैंड क्या होगी? एक्वायर कर ली जाएगी, एक्विजिशन हो जाएगा उसकी लैंड का। तो जब ये काम किया जाएगा किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो उस टाइम पे जिन लोगों की ज़मीन छीन रही है वो क्या कहेंगे? राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। और वो लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपना वर्डिक्ट देगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब नेहरू जी कुछ भी कहते रहे कि भाई मैं तो DPSP के तहत, सोशल जस्टिस के तहत, इकोनॉमिक जस्टिस के तहत क्या कर रहा हूँ? लैंड सीलिंग्स लेके आ रहा हूँ, लैंड एक्विजिशन कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा देश है वो संविधान के तहत चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत क्या कह दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी तो पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो उस टाइम पे नेहरू जी क्या करेंगे? इस जजमेंट को क्या करने के लिए? ओवर पावर करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये कह देंगे कि भाई मैं एक नई अनुसूची बनाता हूँ जिसको हम कहेंगे 9th शेड्यूल। और यदि किसी कानून को मैंने बनाया, मतलब कि सरकार ने बनाया और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो उसका क्या नहीं हो सकता? जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स लाने का कानून बनाया गया नेहरू जी के द्वारा, और उसको किस में डाल दिया गया? 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ताकि उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। लेकिन फिर हमको पता है कि 1976 जब इमरजेंसी लगी थी, उससे कुछ समय पहले ही 1973 में क्या आया था? केशवानंद भारती केस हो गया था, ठीक है। केशवानंद भारती जजमेंट आ गया था और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई थी, ठीक है। तो अब हमें इसको ध्यान में रखना है और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब 2008 में कोर्ट में केस गया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? 2008 में कहा, ये कब कहा है? 2008 में क्या कहा? कि भाई जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। यानी कि सिंस जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो यानी किसी कानून को 9th शेड्यूल में यदि आपने डाल भी दिया है, उसके बावजूद भी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर बात ये आती है कि जुडिशियल रिव्यू हो तो सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ये बात कब से लागू होगी? यानी 1947 से लेके 1973 तक कोई कानून बना और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, तब उसका जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कही थी। यानी कि कोई भी कानून जो बना है और 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, यदि वो 1973 से पहले 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, तब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। लेकिन वो कानून 1973 के बाद में यदि 9th शेड्यूल में डाला गया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा आज के समय में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, ठीक है। संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है उसका हिस्सा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो देखो यूपीएससी में ही आ गया था 2019 में कि द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके तो मैंने आपको पूरी डिटेल ही बताई अभी ऊपर वाले में स्टोरी, कि किस तरीके से वो नेहरू जी भूमि सुधार लेके आना चाहते थे, जिसके लिए इसको लाया गया था।
फिर बात आती है विच वन ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है दल बदल अधिनियम। ठीक है, तो जब हम दल बदल अधिनियम की बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की, दल बदल विरोधी कानून की जब हम बात करते हैं, तो वह 10th शेड्यूल में आया। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 8 ही शेड्यूल थे, 8th शेड्यूल तक ही था। 9th शेड्यूल लाया गया, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया कि कोई भी कानून यदि इसमें डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब वो चीज़ पार्शली कैंसिल आउट करी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर 10th शेड्यूल जो बनाया गया वो किस लिए बनाया गया? दल बदल विरोधी कानून लेके आने के लिए, क्योंकि एक समय पे कोई भी व्यक्ति अगर चुन के आ जाता था मान लो किसी भी पार्टी से, तब वह ये कर सकता था कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो एक जो पॉलिटिक्स चलती है उसको हम कहते हैं आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ना कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। 3rd शेड्यूल किस बारे में है? फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। अच्छा, इसमें आपने कभी ये सोचा है कि जब हम ओथ और अफर्मेशन कहते हैं तो अफर्मेशन का क्या मीनिंग होता है? जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ओथ लेते हैं, और ओथ जो ली जाती है वो किसके नाम पे ली जाती है? गॉड के नाम पर, ईश्वर के नाम पे शपथ ली जाती है। कहते भी हैं कि मैं ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। लेकिन जब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, ये वो लोग लेंगे जो किस में नहीं मानते हैं? भगवान में नहीं मानते हैं, यानी ये लोग क्या हैं? अथीस्ट हैं, ठीक है। तो जो अथीस्ट हैं वो अफर्मेशन लेंगे। फिर हम बात करते हैं 4th शेड्यूल किस बारे में? ये हमने पहले भी देखा था, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। फिर 6th शेड्यूल भी हमने देखा है, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। 7th शेड्यूल भी हम देख चुके हैं, यह बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि जो विधायी शक्तियां हैं उनके वितरण के बारे में आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में है, जिसमें भी हमने देखा था कि इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार के बारे में है। 9th शेड्यूल को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और IR कोएलो केस को भी हमने अभी देखा है, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता वाला, सिंपल। फिर विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। भाई किन किन प्रावधानों में संविधान के शिक्षा के बारे में है? अब हम खुद लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि किन किन में होगा। एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों वाली बात आपको मिल जाएगी। फिर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी है। इवन 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, देखो 7th शेड्यूल में तो हो गई, क्योंकि 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है। तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन एक सब्जेक्ट है ही, तो एजुकेशन जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में होना ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होना ही है। जो मेन बात आती है वो ये आती है कि 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरिया से संबंधित हैं। 5th शेड्यूल किससे है? शेड्यूल्ड एरिया। 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया। और जो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो भी संविधान के जो प्रावधान हैं उनमें भी आपको शिक्षा एक प्रावधान मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम से कौन कौन से मामले जुड़े हुए हैं? कमेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ठीक है, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। तो ये सारे के सारे जो मामले हैं ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड हैं, आप इनको याद कर लें। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने हिस्सों में, कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर द करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। पार्ट 1 सिटीजनशिप के बारे में है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, ये हमें पता ही है, और पार्ट 5 जो है वो यूनियन के बारे में है, ठीक है। बहुत सरल हैं ये। फिर विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाजेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? पार्ट 9 में है वो, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आर गिवन? वो पार्ट नंबर 11 में दिए गए हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? वो पार्ट नंबर 12 यानी कि भाग 12 में है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हाईली फैक्चुअल थे, ये पार्ट्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है।
अब हम इस पे पढ़ते हैं। पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो किस में किए गए हैं? पार्ट नंबर 16 में किए गए हैं, यानी भाग 16 में किए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं पार्ट की कि किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, ये तो हर कोई जानता ही है कि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है, ये भी जनरली सबको पता होता है। पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 जो है वो स्टेट्स, ये चीज़ आपको याद जरूर रखनी है। पार्ट 9 और पार्ट 9B, इनको भी जरूर याद रखना है कि पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। ठीक है, और बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद से देख लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आता है डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी एक सुपीरियर वर्च्यू यानी उसका जो श्रेष्ठ गुण है वो किस चीज़ में लाई करता है? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, यानी कि जो इंटेलिजेंस है किन की? ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वुमेन, दलित, पुअर एंड माइनॉरिटीज ग्रुप्स आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ इमर्ज एज द कैरियर फॉर द डिजायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी सही है। और ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, उसको हम देखते हैं क्या बिकॉज लगा के। ठीक है, वुमेन, दलित, पुअर एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं भारत के लोकतंत्र में। क्यों हैं? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी इन इंडिया इज इमर्ज एज द कैरियर फॉर द डिजायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत सरल है कि उनको क्या चाहिए? आत्मसम्मान की इच्छा के वाहक के रूप में लोकतंत्र उभर के आया है। ठीक है, फिर व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में जो राजनीतिक शक्ति है उसका मुख्य स्रोत कौन है? जनता है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो उसमें लिखा भी रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to ourselves sovereign socialist secular democratic republic, है ना। तो व्हाट इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या नहीं है? कम्युनिस्ट स्टेट। तो कम्युनिस्ट स्टेट तो भारत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारत में नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है भारत। इस चीज़ के लिए हम क्या देख सकते हैं? जहाँ पे कम्युनिस्ट स्टेट होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है कि नहीं होती? नहीं होती। वहाँ पे क्या होती है? तानाशाही होती है। वहाँ पे बेसिकली अथॉरिटेरियन रूल होगा। ठीक है, और वहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है पॉलिटिकली, तो जब हम कम्युनिज्म की बात कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉलिटिकली कम्युनिज्म क्या होता है और इकोनॉमिकली कम्युनिज्म क्या कहता है। तो पॉलिटिकली जब कम्युनिज्म की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? डिक्टेटरशिप। ये हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ वन लाइनर सीरीज। और जब हम इकोनॉमिकली की बात करेंगे तो ये क्या होगा? कोशिश करेगा क्लोज्ड इकोनॉमी होने की। ठीक है, सो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना को अगर हम देखते हैं तो चाइना क्या है? वो पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, इकोनॉमिकली कम्युनिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना में क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ओपन इकोनॉमी है। और चाइना बहुत बड़े स्तर पे क्या कर रहा है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है और अपना ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डेट ट्रैप पॉलिसी जो है उसकी, ठीक है, वो कैसे चलेगी अगर वो इकोनॉमिकली क्लोज रहेगा तो। ठीक है, फिर इट इज़ जस्ट वन थिंग विच इज़ नॉट अ पार्ट, हमें बाकी चीज़ों को आपको खुद से देखना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, बिल्कुल सही बात है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का इंडिया हिस्सा है, ये हम सोवरेनिटी से के संदर्भ में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात ये कही जाती है कि इफ़ इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, क्या इंडिया की सोवरेनिटी, संप्रभुता कहीं से भी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है क्या? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर सोवरेनिटी, हम अपनी संप्रभुता के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस क्या होता है? आई होप आपको मालूम ही होगा। फिर विच वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? सोवरेनिटी। संप्रभुता किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है।
ठीक है। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो संविधान का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है दूसरे पार्ट से इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तो इन द फॉलोइंग quotation, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, क्या सिक्योर करेंगे हम? जस्टिस। जस्टिस तीन प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और उसके बाद में क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है और इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन का नहीं है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। फिर है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो होता है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बहुत सरल है। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दिस एक्ट्स डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 डे ऑफ नवंबर था वो 1949 में। फिर है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। हम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गए थे। अब एक चीज़ आप समझ लो यहाँ पे कि रिपब्लिक का क्या मीनिंग है। जब हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं तो उसको रिपब्लिक डे क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इससे पहले हमारे पास में क्या हुआ करता था? गवर्नर जनरल हुआ करता था, और गवर्नर जनरल जो है वो इलेक्टेड नहीं था। 26 जनवरी 1950 के बाद में गवर्नर जनरल की जगह हमारे पास कौन आ गया? प्रेसिडेंट आ गया, राष्ट्रपति आ गया, और राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। ठीक है, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए आया हो, बट इट इज़ इलेक्टेड। और उन लोगों ने ही इलेक्ट किया है जिनको हमने इलेक्ट किया किसमें? स्टेट गवर्नमेंट्स में, और जिनको हमने इलेक्ट किया किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लेके आए हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम रिपब्लिक क्यों कहते हैं उस दिन, क्योंकि भले ही हमारा संविधान उस दिन क्या हो गया हो, इन्फोर्स हो गया हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हुई है रिपब्लिक कहने के लिए वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा अब से वो चुनाव के जरिए, इलेक्शंस के जरिए आएगा। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट है वो देश से जा चुका है। फिर बात आती है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो, जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, ये हमारे प्रियम्बल का हिस्सा नहीं थे जब 1950 में हमारा संविधान बना था। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सोशलिज्म की, तो यह एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इस बात से बचे थे कि जब संविधान बने तो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को हम क्या कर दें? संविधान में इंक्लूड कर लें। तो इसी वजह से जो समाजवादी जो ये एक विचारधारा है उसको संविधान में इंक्लूड नहीं किया गया था। और इसको संविधान में इंक्लूड कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद में। और उसी टाइम पे हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड को भी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था कब? 1976 में। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है कि दे वर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर एडेड इन 1976। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जिसको हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ठीक है, फिर बाय विच नेम आवर कंट्री इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो नाम है, इंडिया भी और भारत भी। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, SSCDR। ठीक है, फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट, ये भी ठीक है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये भी ठीक है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम समझते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट है क्या। तो स्टेट्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है वेलफेयर स्टेट और एक होता है पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट वह स्टेट होता है जिसमें
जो गवर्नमेंट होती है उसके 2-3 काम ये होते हैं, फॉरेन अफेयर्स को देखना, करेंसी को देखना, पुलिस को देखना और आर्मी को मेंटेन करना। और बाकी के जो काम होते हैं वो किस पे छोड़ दिए जाते हैं? प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिए जाते हैं, अपने हाल पे छोड़ दिए जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं पुलिस स्टेट, जिसमें जो स्टेट होता है उसका जो इंटरफेरेंस होता है पुलिस स्टेट में मिनिमल होता है। ठीक है। और जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो इसमें जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है बहुत हाई हो जाता है। ठीक है। और इसमें सब्सिडीज़ वगैरह भी अच्छी दी जाएंगी और ये ख्याल रखा जाएगा कि स्टेट जो है वो किस तरीके से अपने यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनका क्या कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है। ठीक है। फिर विच वर्ड इज़ नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी हमने ऊपर प्रीएम्बल पढ़ा ही था। तो फेडरल वर्ड जो है, जो संघीय है, यह भारत के संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, प्रीएम्बल ही भारत के संविधान का जो है ये डिस्क्राइब करता है कि भारत एक सेकुलर राज्य है। ठीक है। फिर है विच वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी होना, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से इन 3 शब्दों को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे जवाहरलाल नेहरू, वही क्या बन गया, हमारा प्रीएम्बल बन गया। और यह नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। Which of the following goals of Constitution is to assure all its citizens justice, social and economic, liberty of thought and expression, equality of opportunity, dignity of the individual। ठीक है। तो संविधान का कौन सा लक्ष्य जो है, मतलब इनमें से कौन सी चीज हमारा संविधान करना चाहता है? तो हमारा संविधान सभी कुछ करना चाहता है। वह सामाजिक और आर्थिक न्याय भी करना चाहता है, वह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देना चाहता है, अवसरों की समानता भी देना चाहता है, वह व्यक्ति की गरिमा यानी कि इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसके सम्मान गरिमा का भी ख्याल रखता है। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया। यही बात हुई थी कि भारत में हेरिडिटरी रूलर्स नहीं हैं, वंशानुगत शासक नहीं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो क्वीन सिस्टम है, क्वीन या क्राउन या जिसको हम किंग कह देते हैं, उसमें क्या होता है, वो बेसिकली हेरिडिटरी होते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता, क्वीन और किंग हैं, और ये क्या है, इनका फैमिली ट्री चला आ रहा है पूरा। ठीक है। पहले से ही तय है कि अगला किंग या अगली क्वीन कौन बनेगी। ठीक है। तो ये जो चीज है ये ब्रिटेन को क्या कहता है कि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। ऑल्दो ये जो है ये नॉमिनल हेड ही हैं, जो ब्रिटेन में क्वीन सिस्टम है या किंग सिस्टम है, ये क्या है, नॉमिनल हेड है। ठीक है। यानी इनके पास में वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सोवरेन है, यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम चल रहा है, तो इसी वजह से ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हिंदी में बोलें तो संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। जबकि भारत में हम क्या कहेंगे कि वी आर अ रिपब्लिक, क्योंकि यहाँ पे कोई हेरिडिटरी रूलर नहीं। ठीक है। फिर बात आती है, इंडिया हैज़ अ पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। सिंपल है। तो भारत में किसकी सोवरेनिटी है, लोगों की संप्रभुता है भारत में। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म। ठीक है। ये क्या है, सार्वभौमिकता है कि सभी लोग एक बराबर हैं। विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेकुलर इन इंडिया। भारत में जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि भारत में जो स्टेट है, जो राज्य है, उसका कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है। विच वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल में हमें कहीं पे भी
पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण की बातें देखने को नहीं मिलती। तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो हमें प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलेगा, है ना? तो उसमें से एक एलिमेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, हमने इसको कंसिडर कर लिया। फिर विच लिबर्टी इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसकी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक लिबर्टी हमें इंडिया के प्रियम्बल में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, यानी कि आपको विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, आस्था की, पूजा उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है प्रियम्बल में। ठीक है। विच वन रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम बात करते हैं ना कि लिबर्टी और लॉ के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि यदि कोई कानून ही नहीं होगा तो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता होगी ही नहीं। ठीक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कानून है वो ये सुनिश्चित करता है, वो इंश्योर करता है कि हमें स्वतंत्रता मिले। ठीक है। फिर बात आती है विच इज़ नॉट मेंशन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो रिलीजियस जस्टिस यानी कि धार्मिक न्याय जो है उसके बारे में भी हमें संविधान में, मतलब संविधान की प्रस्तावना में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर है विच ऑब्जेक्टिव इज नॉट इम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक लिबर्टी हमने ऊपर भी देखा था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। फिर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल। ठीक है। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेट डॉक्यूमेंट? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? वो था बीरूबारी जजमेंट। अब ये बीरूबारी जो जजमेंट है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में मामला किस लिए गया था? क्योंकि एक टेरिटरी ऐसी थी जिसको हमारी सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू जी किसको देना चाहते थे? पाकिस्तान को। तो किसी ने बोला कि भाई ये तो हमारे देश की किसका उल्लंघन है? हमारे देश के जो इंटीग्रिटी है या फिर हमारे देश की जो टेरिटरी है वो कैसे सिसीड की जा सकती है किसी दूसरे देश को? और उसने क्या किया? प्रियम्बल जो है उसको दिखाया कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा है। तो बीरूबारी जजमेंट में कहा गया कि भाई प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंद भारती केस। ठीक है। कब आया था? 1973 में आया था। ये वन ऑफ द आइकॉनिक केसेस हैं जो भारत में हुए हैं। ठीक है। फिर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज। सबसे पहले गोलकनाथ केस हुआ 1967 में। गोलकनाथ केस में क्या कह दिया गया? फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी उनमें संशोधन हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो अब जब ऐसा कहा जाएगा तब अगर सरकार जो है डीपीएसपीज को इन्फोर्स करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए किसी फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी तो क्या कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इवन इनको अमेंड नहीं किया जा सकता इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी मौलिक जो अधिकार हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो गोलकनाथ केस में जब ये बात कही जाएगी तो सरकार परेशान होगी और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को क्या करने के लिए? ओवरटर्न करने के लिए क्या लेके आएगी? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आएगी। ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? केशवानंद भारती केस लेके आएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो 42वां संवैधानिक संशोधन होगा। कब? 1976 में, जब देश में क्या लगा होगा? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये प्रियम्बल में भी था, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, जिसमें स्पेसिफिकली जो आर्टिकल आते हैं वो 38B और C देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 3 प्रकार के जो जस्टिस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे इसमें प्रियम्बल में। फिर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रियम्बल? इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक बात है। इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव यूटिलिटी, ये भी सही है। डिस्क्राइब्स द एम्स ऑफ गवर्नेंस, कि भाई जो शासन है उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए वो भी इसमें लिखे हैं।
हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को न्यायिक अर्थ देने में भी ये मदद करता है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। फिर विच फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? तो क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें हम ना एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एक अंतर होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हैं तब उसमें शक्तियों का विभाजन होता है, किसमें? सेंटर एंड स्टेट में। लेकिन जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, तो इसमें बेसिकली एक तरफ होंगे एग्जीक्यूटिव्स प्लस लेजिस्लेटिव्स और दूसरी तरफ कौन होगा? जुडिशियरी। ठीक है, तो एक तरफ आपके एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स हैं, दूसरी तरफ आपके कौन है? जुडिशरी है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जो जुडिशरी है वो क्या ना कर दे? जुडिशियल ओवर रीच ना कर दे। और जुडिशियल ओवर रीच करके एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स को जिन मैटर्स पे क्या करना चाहिए? कानून बनाने चाहिए, उस ज्यूरिसडिक्शन, उस अधिकार क्षेत्र में जुडिशरी ना घुस जाए। तो सेपरेशन ऑफ पावर इस बात का क्या करेगा? इंश्योर करेगा। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या डिसाइडेड होगा कि सेंटर्स किन मैटर्स पे लॉ बना सकता है, स्टेट किन मैटर्स पे लॉ बना सकता है। और इसी के लिए ही हमारे पास में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए ही 7th शेड्यूल यानी कि 7वीं अनुसूची है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ टॉपिक जो है ये मीन्स में पढ़ा जाता है। एज सच वन लाइनर्स में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। तो अगर आप ये चाहते हो कि एक जो इम्प्लीकेशन है, मतलब निहितार्थ है समानता का समाज में, वो क्या होगा कि उसमें प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, यानी कि विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यदि आप किसी को विशेषाधिकार दे रहे हो तो वहाँ पे समानता नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक सा था ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जो अपना सेकंड वीडियो है उसमें चैप्टर नंबर 3,4,5 को भी कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल जो है उसको आप ज्वाइन करके रखो, उस पे ही बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियो से संबंधित, शॉर्ट नोट से संबंधित, और मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी उस पर चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।